जब कुलों के ताज झुके, मगध में नया तूफान उठा। शून्य से उठे एक योद्धा, एक राट बनकर हुआ खड़ा। कलिंग आर्यावर्त दक्षिण तक उसकी विजय का शोर गया। धनकर सेना ज्ञान के बल पाटलिपुत्र का गौरव बढ़ा। पाणिनि की कलम रण हाथी स्वर्ण भंडार और कठोर नीति। महापद्मनंद की गाथा जिसने इतिहास लिखा और पतन की नींव भी सींची। इतिहास के रंगमंच पर कुछ ऐसे पात्र आते हैं जो बनी बनाई लीक को पूरी तरह मिटा देते हैं। अब तक चली आ रही परंपराओं, मान्यताओं और रूढ़ियों को दरकिनार कर एक नया रास्ता अपनाते हैं जो अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है और विद्रोह से भरा होता है। ऐसे पात्र असाधारण होते हैं जो अपने कर्मों से एक नया इतिहास रचते हैं। ये पात्र इतिहास में इस बात के लिए याद किए जाते हैं कि इन्होंने यथास्थिति को चुनौती दी और परंपराओं को तोड़कर एक नया मार्ग प्रशस्त किया। इस नई राह में सुधार, प्रगति, नवाचार और रचनात्मकता के सोपान तय किए। अब तक मगध का इतिहास कुलीन राजाओं और क्षत्रिय वंशावलियों के इतिहास थे, लेकिन ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के मध्य में मगध की गद्दी पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा जिसने न केवल राजवंश बदला बल्कि भारत की सामाजिक और राजनीतिक संरचना को ही पलट कर रख दिया। आज के इस विशेष एपिसोड में हम उस महानायक की चर्चा करेंगे जिसे पुराणों में सर्वछत्रांतक और द्वितीय परशुराम कहा गया। हम बात कर रहे हैं महापद्मनंद की, वह शासक जिसने इतिहासकार भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना है। एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी तलवार के दम पर हिमालय से लेकर गोदावरी के तट तक का एक ऐसा केंद्रीकृत प्रशासन खड़ा किया जिसकी चकाचौंध ने सुदूर यूनान तक को भयभीत कर दिया था। आज की गाथा है शून्य से उठकर शिखर तक पहुंचने वाले महापद्मनंद के शौर्य, पाणिनि की विद्वता और उस अपार नंद संपत्ति की जिसका वर्णन सदियों तक किंवदंतियों में होता रहा। आइए मगध के इस स्वर्ण रंजित कालखंड की गहराई में उतरते हैं। नागवंश का पतन और कालाशोक की हत्या लगभग 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग ने जिस वंश की नींव रखी थी वह उसके पुत्र कालाशोक के समय तक आते आते अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। इतिहास में कालाशोक एक उल्लेखनीय शासक रहा है। उसके शासनकाल में मगध ने अवंती को जीत लिया था। अवंती का केंद्र उज्जैन हुआ करता था, जिसके जरिए मगध साम्राज्य उत्तर और दक्षिण भारत स्थित व्यापारिक मार्गों को नियंत्रित किया करता था। कालाशोक ने पाटलिपुत्र को मगध की स्थायी और भव्य राजधानी बनाया था। इन सब गतिविधियों के बीच सत्ता के गलियारों में एक षड्यंत्र भी जन्म ले रहा था जो मगध के अब तक के इतिहास को पूरी तरह बदलकर नई परंपराओं को इतिहास के पन्नों में जोड़ने वाला था। कालाशोक के दरबार में एक युवक था जो अपनी अद्भुत सैन्य प्रतिभा और क्रूर निर्णय लेने की क्षमता के कारण तेजी से ऊपर चढ़ रहा था। वो था महापद्मनंद। यूनानी इतिहासकार कर्तियस और डायोडोरस के विवरणों के अनुसार महापद्मनंद ने किसी तरह मगध की रानी का विश्वास जीत लिया और फिर एक दिन अवसर पाकर सम्राट कालाशोक की गर्दन पर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। कहते हैं कि इसके बाद उसने कालाशोक के 10 पुत्रों को एक एक करके मौत के घाट उतार दिया। यह मगध के इतिहास का सबसे बड़ा रक्तपातपूर्ण तख्तापलट था। महापद्मनंद का उदय मगध साम्राज्य में प्राचीन व्यवस्था के अंत और एक नई साम्राज्यवादी व्यवस्था की शुरुआत थी। महापद्मनंदों का मूल, एक सामाजिक क्रांति। महापद्मनंदों का सिंहासन पर बैठ जाना किसी राज्य में केवल एक राजा का बदल जाना नहीं था। सत्ता का ये बदलाव एक सामाजिक विद्रोह भी था।
यह उस यथास्थितिवादी मानसिकता पर चोट थी जो वर्तमान सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को बदलने का विरोध करती है। ये उस विचारधारा का विरोध था जो पहले से चली आ रही परंपराओं और विशेषाधिकारों को प्राथमिकता देती है। ये उस बाधा पर प्रहार था जो अक्सर रूढ़िवादिता को बल प्रदान करती है। पुराणों में महापद्मनंदों को महानंदन की शूद्र पत्नी का पुत्र बताया गया है, जबकि जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के विवरणों के अनुसार वो एक नाई नापित का पुत्र था। उस समय के क्षत्रिय राजाओं के लिए ये स्थिति असहनीय थी कि एक निम्न कुल का व्यक्ति सिंहासन पर बैठे और उन पर शासन करे, लेकिन महापद्मनंद ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उसने उन सभी क्षत्रिय वंशावलियों का संहार करना शुरू किया जो उसे चुनौती दे रही थी। इसी कारण उसे सर्वक्षत्रांतक, सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला कहा गया है। उसने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि सत्ता कुल से नहीं बल्कि योग्यता, सामर्थ्य और सेना के बल पर हासिल की जाती है। उसका कदम इस बात को रेखांकित करता है कि किसी भी तरह की प्रगति, सुधार और नवाचार के लिए उस मानसिकता को तोड़ना आवश्यक होता है जो कहती है कि हमेशा से ऐसा ही होता रहा है, इसलिए आगे भी यही होगा। उसने स्वयं को एकराट घोषित किया, जिसका अर्थ था पूरे आर्यावर्त का एकमात्र स्वामी। महापद्मनंद से पहले भारत में चक्रवर्ती होने का विचार केवल पौराणिक माना जाता था, लेकिन महापद्मनंद को वास्तविकता में इस विचार को धरातल पर उतारने का श्रेय जाता है। उसने मंडल सिद्धांत का वह क्रूर रूप अपनाया जिसमें पड़ोसी राज्य को केवल पराजित नहीं किया जाता था बल्कि उसके अस्तित्व को नष्ट करना शामिल था। उसकी स्पष्ट नीति थी पूर्ण विलय। महापद्मनंद ने इक्ष्वाकु, अयोध्या, श्रावस्ती, पांचाल, कौरव्य, काशी, हेय, नर्मदा के तटीय क्षेत्र, कलिंग, अश्मक, पोतन के आसपास का क्षेत्र, शूरसेन, आज के मथुरा का क्षेत्र जैसे अन्य कई प्राचीन राज्यों को जड़ से उखाड़ दिया था। उसने इन राज्यों को मगध के प्रांतों में तब्दील कर दिया। कलिंग की विजय और हाथी गुम्फा का साक्ष्य महापद्मनंद की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। कलिंग, आधुनिक ओडिशा की विजय। महापद्मनंद से पहले कोई भी मगध का राजा कलिंग को पूरी तरह नहीं जीत पाया था। कलिंग के राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में स्पष्ट उल्लेख है कि नंदराज ने कलिंग को जीता था। महापद्मनंद वहां से न केवल अपार धन लाया बल्कि कलिंग की सबसे पवित्र वस्तु जिनसेन, जैन तीर्थंकर की मूर्ति को भी मगध ले आया। ये उसकी सांस्कृतिक श्रेष्ठता का प्रदर्शन था। यहाँ उल्लेखनीय है कि उसने कलिंग में सिंचाई के लिए एक विशाल नहर तनुसुली का निर्माण कराया। ये दर्शाता है कि वो केवल एक विध्वंसक नहीं बल्कि एक ऐसा शासक था जो कृषि और जनहित के कार्यों में भी निवेश करता था। कलिंग के हाथियों ने मगध की सेना को दुनिया की सबसे घातक सेना बना दिया था। महापद्मनंद की ताकतवर सत्ता का असली आधार उसकी विशाल सेना थी। यूनानी वृत्तांतों के अनुसार नंदों की सेना के आंकड़े आज भी किसी को भी हैरान कर सकते हैं। उसके पास 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 2,000 युद्ध रथ और 3,000 से 4,000 प्रशिक्षित हाथी थे। इतनी विशाल सेना को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण था। इसके लिए महापद्मनंद ने पूरे भारत से संसाधनों का दोहन किया। उसने मगध की सैन्य भर्ती प्रक्रिया को ही बदल दिया था। इस नई प्रक्रिया के तहत अब सेना में भर्ती होने के लिए क्षत्रिय होना जरूरी या क्षत्रिय होना एकमात्र योग्यता नहीं था। अब कोई भी साहसी और योग्य युवक मगध सेना का हिस्सा बन सकता था। हाथियों का ऐसा विशाल बेड़ा जो मगध के पास था, उसके अलावा दुनिया में किसी और राजा के पास नहीं था। यही कारण था कि जब सिकंदर की विश्व विजेता सेना व्यास नदी के तट पर पहुंची तो नंदों की इसी विशाल सेना की विशिष्टता के बारे में सुनकर उनके साहस ने जवाब दे दिया। सिकंदर की सेना व्यास नदी के किनारे ही ठहर गई। सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। मगध की विशाल सेना से भयभीत सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार नहीं की। आर्थिक केंद्रीकरण और कराधान। महापद्मनंद ने महसूस किया कि इतनी बड़ी सेना को पालने के लिए अपार धन की आवश्यकता है। राज्य का कोष समृद्ध करने के लिए उसने भारत की पहली व्यवस्थित टैक्सेशन ब्यूरोक्रेसी खड़ी की।
उसने माप और तौल के मानकों, वेट्स एंड मेजर्स को स्टैंडर्डाइज किया, जिसे नंदोक्रमणी कहा गया। महापद्म नंद ने व्यापारिक मार्गों पर चुंगी लगाई और कृषि उपज का छठा हिस्सा कर के रूप में लेना शुरू किया। इस केंद्रीकृत कराधान के कारण ही वह एक विशाल सेना का भरण पोषण करने में सक्षम हुआ। महापद्म नंद के शासनकाल में मगध द्वारा अपार धन संपदा संचित की गई। इतिहासकार कहते हैं कि महापद्म नंद के गंगा की तलहटी में अपना खजाना छुपाया। उसके पास 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं होने की किंवदंती प्रचलित है। प्रशासनिक सुधार और माप तौल की नई प्रणाली। नंदू के शासनकाल में मगध का प्रशासन एक मशीनी शुद्धता के साथ चलता था। महापद्म नंद ने पुराने कबीलाई और सामंती ढांचे को तोड़कर एक मजबूत नौकरशाही का निर्माण किया। उसने पूरे साम्राज्य को आहार जिलों में विभाजित किया और वहां अपने विश्वसनीय राज्यपालों की नियुक्ति की। माप और तौल की नई प्रणाली ने व्यापार में क्रांति ला दी। अब तक्षशिला का व्यापारी जब पाटलिपुत्र आता तो उसे विनिमय दर में कोई समस्या नहीं होती थी। नंदों ने चांदी के सिक्कों का बड़े पैमाने पर प्रचलन किया, जिससे अर्थव्यवस्था वस्तु विनिमय बार्टर से निकलकर पूरी तरह से मुद्रा आधारित हो गई। इस आर्थिक मजबूती ने मगध को न केवल सैन्य रूप से बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध किया। विद्वत्ता और संस्कृति। पाणिनि और नंद वंश। यह एक बड़ा विरोधाभास है कि जिस राजा को पुराणों में क्रूर कहा गया, वो शिक्षा और व्याकरण का सबसे बड़ा संरक्षक था। विश्व के महानतम व्याकरणविद पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की, महापद्मनंद के समकालीन और परम मित्र थे। कहा जाता है कि महापद्मनंद ने पाणिनि की विद्वत्ता को पहचाना और उन्हें मगध में रहकर अपने शास्त्र को पूर्ण करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की। पाटलिपुत्र इस दौर में विद्या की राजधानी बन चुका था। महापद्मनंद के दरबार में वर्ष, उपवर्ष, वररुचि और कात्यायन जैसे प्रकांड विद्वान मौजूद थे। संस्कृत भाषा को जो शास्त्रीय और वैज्ञानिक स्वरूप आज प्राप्त है, उसकी नींव नंदों के इसी स्वर्ण युग में रखी गई थी। यह दर्शाता है कि महापद्मनंद केवल तलवार का नहीं बल्कि कलम का भी सम्मान करना जानता था। दक्षिण भारत तक विस्तार। अश्मक और गोदावरी महापद्मनंद की विजय यात्रा उत्तर तक सीमित नहीं रही। वह विंध्य पर्वत की बाधाओं को पार करने वाला पहला उत्तर भारतीय सम्राट था। उसने गोदावरी घाटी के अश्मक राज्य पर अधिकार किया। महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में आज भी नंद नाम के कई गांवों और किलों का अस्तित्व इसी आक्रमण की याद दिलाता है। उसने दक्षिण के स्वर्ण और मसालों के व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण कर लिया। अब मगध की धमक कन्याकुमारी के छोरों तक महसूस की जा रही थी। महापद्मनंद ने एक कॉन्टिनेंटल एम्पायर, महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। वो भारत का पहला शासक था जिसने अखंड भारत की भौगोलिक सीमा को व्यावहारिक रूप दिया। महापद्मनंद और शूद्र शासन का गौरव। वो जिस वर्ग को का प्रतिनिधित्व करते थे, महापद्मनंद, समाजशास्त्री दृष्टि से महापद्मनंद का शासन ऐसी सत्ता का उदय था जिसने हजारों वर्षों से चले आ रहे वर्ण आधारित सत्ता संतुलन को हिला दिया। उसने दिखाया कि एक कुशल शासक होने के लिए उच्च कुल में जन्म लेना ही अनिवार्य नहीं है। उसने प्रशासन में योग्यता को बढ़ावा दिया। हालांकि बाद के कुछ ग्रंथों में उसे अधर्मी कहा गया, लेकिन बौद्ध और जैन ग्रंथ उसे एक शक्तिशाली और व्यवस्थित राजा के रूप में देखते हैं। महापद्मनंद ने मगध को गौरव दिया। उसके बाद उसी नींव पर चंद्रगुप्त मौर्य ने बड़ा साम्राज्य बना दिया। केंद्रीय कर प्रणाली और प्रशासनिक ढांचा जो तैयार किया था महापद्मनंद ने, उसने मौर्य साम्राज्य को एक मजबूत आर्थिक आधार दिया। अंतिम समय और 9 नंदों की विरासत। महापद्मनंद ने लगभग 28 वर्षों तक शासन किया। अपनी मृत्यु से पहले उसने अपने 8 पुत्रों को साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों का उत्तराधिकारी बनाया। इन 9 राजाओं को मिलाकर नवनंद कहा गया। महापद्मनंद की मृत्यु के बाद मगध की शक्ति कम नहीं हुई, बल्कि उसकी सेना और संपत्ति और भी बढ़ती गई। लेकिन महापद्मनंद के बाद उसके पुत्रों, विशेषकर अंतिम राजा धनानंद में वो चरित्र और नैतिकता नहीं थी जो साम्राज्य को लंबे समय तक टिका सके। महापद्मनंद ने मगध को मशीन की तरह शक्तिशाली बना दिया था, लेकिन धनानंद ने उस मशीन का उपयोग प्रजा के शोषण के लिए शुरू कर दिया। महापद्मनंद द्वारा संचित अपार धन ही धनानंद के अहंकार और पतन का कारण बना।
महापद्मनंद इतिहास का वह अधूरा सच है जिसे अक्सर दबा दिया गया। वह एक ऐसा योद्धा था जिसने भारत के मानचित्र को एक नई परिभाषा दी। उसने वह सेना खड़ी की जिसने सिकंदर को डराया, वह खजाना भरा जिसने मौर्यों को शक्ति दी, और वह व्याकरण संरक्षित किया जिसने संस्कृत को अमर बनाया। लेकिन क्या केवल धन और सेना से साम्राज्य अमर हो सकते हैं? अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि महापद्मनंद का अंतिम उत्तराधिकारी धनानंद कैसे अपनी प्रजा का शत्रु बन गया। हम देखेंगे सिकंदर के उस आक्रमण को जिसने भारत के द्वार खटखटाए, और उस महान ब्राह्मण चाणक्य को जिसका अपमान मगध के इस विशाल नंद साम्राज्य के अंत की शुरुआत बना। देखते रहिए महाजनपद मगध का अगला एपिसोड, धनानंद और यूनानी आक्रमण, जब सिकंदर के कदम फिटके। भारतवर्ष की धरा, जहां सभ्यता ने सबसे पहले आंखें खोली, जहां संस्कृति पल्लवित हुई, जहां मिट्टी के हर कण में इतिहास सांस लेता है, और इसी मिट्टी में जन्मे जनपद और महाजनपद, मगध की शक्ति, कौशल की समृद्धि, अवंती की वैभव गाथा और वत्स की वीरता, जहां विचारों से राज चलते थे और धर्म ही था शासन। फिर से खुलेंगे भारतवर्ष की गौरवशाली इतिहास के पन्ने, और सामने आएगा वो युग जब भारतवर्ष केवल एक भूमि नहीं बल्कि एक विचार था। यहीं से विश्व में सभ्यता और संस्कृति का विस्तार हुआ। महाजनपद, भारत के सनातन गौरव की